बच्चों ये आज ये टॉपिक है समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं। समांतर प्लेट का मतलब इनकी प्लेटें समांतर हैं। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र है। इसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। इसका भी ए क्षेत्रफल है, इसका भी ए क्षेत्रफल है। इन प्लेटों के बीच की दूरी डी है। इन प्लेटों के बीच की दूरी डी है। इसमें के माध्यम का परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा है। इसके अंदर पूरे में के माध्यम का परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा है। अब प्लेट को क्यू आवेश देते हैं। जैसे x को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो संपूर्ण प्लस क्यू आवेश इस प्लेट में समान रूप से फैल जाता है प्रेरण के कारण। जैसे ये दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इसको हमने धनावेश दिया तो संपूर्ण धनावेश इसमें समान रूप से फैल जाएगा। प्रेरण के कारण इसकी अंदर वाली सतह पर ऋण आवेश और बाहर वाली सतह पर धनावेश होगा। बाहर वाली सतह का संबंध पृथ्वी से है, इसलिए संपूर्ण प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। तो यही इसमें है कि इस प्लेट को धनावेश दिया तो प्लस क्यू आवेश इस प्लेट में समान रूप से फैल जाता है। प्रेरण के कारण अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू आवेश और बाहर वाली सतह पर प्लस क्यू आवेश होता है। इधर इधर इस बाहरी सतह का संबंध पृथ्वी से है तो संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। ये प्लेट से संबंधित है। संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। अब एक टॉपिक मैंने अभी गॉस नोट्स में लिखवाया था कि जैसे ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, एक धन प्लेट है, एक ऋण प्लेट है। तो इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है छोटा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो। यानी यदि इसके बीच में हवा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर छोटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो होती है। और चूंकि इसके बीच में हवा नहीं है, इसके अंदर के माध्यम का परावैद्युत पदार्थ भरा है, तो इसलिए इस स्थिति में प्लेटों के बीच की जो वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी कैपिटल E बराबर छोटा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो। तो ये आपको पढ़ा चुके हैं। एक धन एक ऋण प्लेट होती है तो इसमें बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। आप ही जानते हो कि आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। यहाँ पर लिखेंगे आप आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। तो छोटा सिग्मा की जगह हमने Q अपॉन A रख दिया तो A बटे में पहुंच जाएगा। तो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगी Q अपॉन के एप्सिलॉन जीरो A, समीकरण नंबर 1। अब प्लेटों के बीच में वैद्युत विभवांतर निकालना है तो V बराबर E इंटू डी। किस सूत्र से? ये पढ़ा है आपने। E बराबर होता है ऋण V अपॉन डी, माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के सापेक्ष, या डेल्टा V बटे डेल्टा R पढ़ा आपने। तो डेल्टा V की जगह V है, डेल्टा R की जगह D है और ऋण हम हटा देंगे। तो एक सूत्र होता है E बराबर V अपॉन डी। तो E बराबर V अपॉन डी से V बराबर ED हो जाएगा। ये सूत्र होता है E बराबर V अपॉन डी से प्लेटों के बीच में वैद्युत विभवांतर V बराबर E अपॉन डी। पढ़ा है आपने कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के सापेक्ष विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, माने विभवांतर बटे बीच की दूरी। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये आप पढ़ चुके हो। तो E बराबर हो जाएगा V अपॉन डी से प्लेटों के बीच में वैद्युत विभवांतर V बराबर ED हो जाएगा। E का मान रख देंगे तो इसमें केवल D का गुणा करना है। तो प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर हो जाएगा Q अपॉन के एप्सिलॉन जीरो A इंटू डी। धारिता C बराबर Q अपॉन V होती है तो V का मान रख देंगे जो ये हमने अभी निकाला है। तो C बराबर Q अपॉन होल अपॉन Q अपॉन के एप्सिलॉन जीरो A इंटू डी। Q से Q कट जाएगा, ये बटे की बटे में ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस स्थिति में धारिता C बराबर हो जाएगी के एप्सिलॉन जीरो A बटे डी, जो कल पढ़ाया था आपको। वो हो जाएगा C बराबर के एप्सिलॉन जीरो A बटे डी। यदि इसके बीच में हवा या निर्वात है तो उस स्थिति में हवा या निर्वात के लिए हम आपको पढ़ा चुके हैं कि माध्यम के परावैद्युतांक के का मान 1 होता है। तो ये समीकरण 3 में रख देंगे। तो उस स्थिति में धारिता, उस स्थिति का मतलब ये है कि जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात है तो उस स्थिति में धारिता C0 का मतलब
जब प्लेटों के बीच हवा या निर्वात है। तो इसमें के का मान रख दिया एप्सिलॉन 0 बटे ए, सी बटे सी 0, एक दूसरे का भाग देंगे तो एप्सिलॉन 0 ए बटे डी से एप्सिलॉन 0 ए बटे डी कट जाएगा, तो सी बटे सी 0 बराबर के या सी बराबर के सी 0 हो जाएगा। तो इससे आप क्या समझे, इससे आपको याद करने का तरीका ये हुआ कि पहले आप ई ज्ञात करो, फिर ई बराबर वी अपॉन डी से वी बराबर ई डी विभवांतर ज्ञात करो, फिर सी बराबर क्यू अपॉन वी में मान रख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है। ये आपको दो टॉपिक याद रखना है, पहले ई का सूत्र लिख देना है ज्यों का त्यों, फिर ई बराबर वी अपॉन डी से विभवांतर प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर निकालना है, और धारिता सी बराबर क्यू अपॉन वी में ये वी का मान रख देना है। यही हमने किया है। अभी मैं समझाऊंगा दूसरा टॉपिक, जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो। ये तो है पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, पढ़ाऊंगा अभी, जब आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा है। बेटे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको ये समझाया था कि समांतर प्लेट या समांतर पट संधारित्र की धारिता जबकि पूरे में पराविद्युत पदार्थ भरा है। अब ये दूसरी स्थिति है, समांतर प्लेट या समांतर पट संधारित्र की धारिता जब आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा है। ये इसका टॉपिक है। तो इसमें ये दो प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, इन प्लेटों के बीच की दूरी डी है, इसके बीच में टी मोटाई का के माध्यम के पराविद्युतांक की एक पट्टी रखी है। आंशिक रूप से मतलब बीच में ये पट्टी रखी है, यहाँ सब जगह हवा है। तो ये स्थिति है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्लेटों के बीच टी मोटाई की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ई टी बराबर हो जाएगा छोटा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। आपको पहले टॉपिक में पढ़ाया है। छोटा सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, तो क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 ए। अब इस टी मोटाई की पट्टी में विभवांतर, यहाँ पर विभवांतर कितना होगा इसके बीच में, तो सूत्र होता है वही ई बराबर वी अपॉन डी। तो वी टी बराबर हो जाएगा ई इंटू डी। यहाँ डी का मान क्या है टी, यहाँ डी बराबर है टी, यहाँ डी बराबर टी है, तो वी टी बराबर हो जाएगा ई इंटू टी। यानी जो टी मोटाई की पट्टी है यहाँ पर और यहाँ पर, इसके बीच में वैद्युत विभवांतर वी टी बराबर हो जाएगा ई टी इंटू टी। यानी टी मोटाई की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू इसके बीच की दूरी मोटाई। तो ई टी का मान रख दिया, तो ये होगा यहाँ पर विभवांतर। अब हम इसी प्रकार से जो हवा है इसके बीच में यहाँ पर, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो के का मान 1 रख देंगे, तो एप्सिलॉन 0 ए हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पर विभवांतर निकालेंगे, हवा में विभवांतर कितना है, तो प्लेटों के बीच वायु में विभवांतर V0 बराबर E0 इंटू डी माइनस टी। इस E0 का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये तो हुआ वायु में वैद्युत विभवांतर, यानी यहाँ और यहाँ पर वायु में विभवांतर। ये हुआ समीकरण जो 2 है, ये हुआ टी मोटाई की पट्टी में विभवांतर। अब हम प्लेटों के बीच में कुल विभवांतर निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, V0 में VT जोड़ देंगे। तो V0 का मान रख दिया और VT का मान रख दिया, तो ये हुआ परिणामी विभवांतर V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है डी माइनस टी प्लस Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 है इंटू टी। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए हम इसमें कॉमन लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा V बराबर, ये हो जाएगा V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए हमने कॉमन लिया। अब इधर देखो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए कॉमन लेंगे, तो इधर बचेगा डी माइनस टी, और दूसरे कोष्टक में बचेगा ये है
डी माइनस टी धन, इसमें जो बचेगा देखो क्यू कॉमन लिया, एप्सिलॉन जीरो ए कॉमन लिया, टी बटे के, यह हुआ परिणामी विभवांतर। अब धारिता निकालेंगे तो धारिता C बराबर हो जाएगी Q अपॉन V। ये समीकरण नंबर है 5। V का मान समीकरण 5 से रखने पर, समीकरण 5 से रख देंगे, ये मान रख देंगे तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V का मान रखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये रखेंगे, Q से Q कट जाएगा तो ये हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के, ये सूत्र हुआ। ये हुआ समीकरण नंबर 6। तो वही तरीका जो मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में बताया था, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। पहले प्लेटों के बीच में जो टी के माध्यम की टी मोटाई की पट्टी है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, यहाँ विभवांतर निकाला, फिर यहाँ पर जो हवा है उसके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जमकाते हुए लिख दिया, के का मान 1 रख करके, फिर विभवांतर निकाला, दोनों को जोड़ दिया तो ये परिणामी विभवांतर का सूत्र आ गया। अब जब V आ गया तो C बराबर Q अपॉन V का फार्मूला लगाया, तो C बराबर Q अपॉन V का मान यहाँ से रख दिया, तो ये धारिता का व्यंजक आ गया। अब इसकी स्थितियां हैं, इसकी स्थिति, पहली स्थिति है जब पूरे में वायु है, पूरे में वायु है, के बराबर 1 समीकरण 6 में रख देंगे। इसमें देखो के बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा डी माइनस टी धन टी, टी से टी कट जाएगा, समीकरण 6 में रख देंगे तो धारिता C0 बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी। दूसरी स्थिति है पूरे में परावैद्युत पदार्थ भरा है, पूरे में परावैद्युत पदार्थ भरा है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो ये T है, ये T का मान D के बराबर है, तो T बराबर D समीकरण 6 में रख देंगे। तो T बराबर D रखेंगे तो देखो D माइनस D धन D बटे के, तो D से D कट जाएगा, यहाँ D बटे के आएगा, ये K बटे के बटे में ऊपर पहुंचेगा, तो धारिता हो जाएगी C बराबर के एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी। तीसरी स्थिति, यदि धातु की पट्टी है, तो धातु के लिए के बराबर इन्फिनिटी होता है, क्योंकि धातु में इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तो माध्यम का परावर्तनांक अनंत होता है। तो समीकरण 6 में रख देंगे। जब समीकरण 6 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के की जगह अनंत रख दोगे तो टी बटे अनंत, समथिंग बटे अनंत, समथिंग बटे इन्फिनिटी का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा रखने पर C बराबर एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी माइनस टी। अब जो चौथी स्थिति है वो ये है, यदि चौथी स्थिति है यदि T1 T2 T3 डॉट 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 मोटाई की K1 K2 K3 डॉट डॉट डॉट
परावैद्युतांक की पट्टियां रखी। परावैद्युतांक की पट्टियां रखी हैं। तो समीकरण 6 से, इस समीकरण 6 में t की जगह t1 t2 t3 कर देंगे और t की जगह t1 k की जगह k1 करेंगे। तो देखो धारिता ये बराबर हो जाएगी एप्सिलॉन 0a बटे d माइनस t की करेंगे t1 धन t2 धन t3 धन डॉट 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 धन t1 बटे k1 धन t2 बटे k2 धन t3 बटे k3 धन डॉट डॉट। तो ये हुआ स्थितियाँ। तो ये स्थितियाँ आप समझ गए होंगे। इसकी ये 4 स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति, आगे पीछे हम किसी को भी लिख लें। पहली स्थिति जब पूरे में वायु है तो इसका मतलब k का मान 1 रख दिया तो ये हो जाएगा वायु में धारिता। पूरे में परावैद्युत पदार्थ है तो t बराबर d रख देंगे। और यदि t मोटाई की धातु की पट्टी है तो धातु के लिए k का मान अनंत होता है तो ये आ जाएगा, t बटे अनंत का मान 0 होता है। और यदि कई पट्टियां हैं जिनकी मोटाई k1 k2 k3 है तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ बना हो। तो ये भी कभी कभार आता है पर इसके पहले वाला ज़्यादा आता है। तो इसके बाद मैं और समझाता हूँ आपको। बच्चों इसको न्यूमेरिकल के लिए समझना है आपको। संधारित्रों का व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो ये चतुर्भुज है ABCD। चतुर्भुज की 4 भुजाओं में संधारित्र जोड़े C1 C2 C3 C4 4 संधारित्र जुड़े हैं। चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 भुजाएं, एक भुजा ये है C1 जुड़ा है, दूसरी भुजा ये है जिसमें C2 जुड़ा है, तीसरी भुजा ये है जिसमें C3 जुड़ा है, चौथी भुजा ये है जिसमें C4 जुड़ा है। तो यदि चतुर्भुज की 4 भुजाओं में संधारित्र जोड़े और एक विकर्ण में भी संधारित्र जोड़ा जाए और दूसरे विकर्ण में ये सेल जोड़े, यदि B और D का विभव बराबर होता है, बिंदु B और D का विभव बराबर होता है, तो विभवांतर VBD बराबर VB डिफरेंस VD बराबर, दोनों बराबर हैं तो 0 हो जाएगा। तो इनके बीच का विद्युत विभवांतर 0 हो जाएगा। इसीलिए BD में कोई धारा नहीं बहेगी, कोई धारा नहीं बहेगी। जब BD में कोई धारा नहीं बहेगी तो संधारित्र का काम है चार्ज और डिस्चार्ज होना। तो संधारित्र का कोई काम ही नहीं रह गया। इसीलिए C5 को हम उपेक्षणीय मानेंगे। क्या मानेंगे? उपेक्षणीय या नगण्य, दो में से एक भाषा लिखेंगे आप मानने पर। उपेक्षणीय या नगण्य मानने पर। तो अब ये चित्र 2 की भांति हो जाएगा, चित्र 2 की भांति हो जाएगा। अब इसमें हमें तुल्य धारिता निकालनी है। तो C1 C2 श्रेणी क्रम में होंगे, ये और ये श्रेणी क्रम में होंगे। C3 C4 भी श्रेणी क्रम में होंगे और ये परस्पर समांतर क्रम में होंगे। तो इससे हम तुल्य धारिता की गणना करेंगे। तो ये C1 ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, इसका जितना आएगा इसका जितना आएगा, ये दोनों परस्पर समांतर क्रम में होंगे। तो इस प्रकार से हम व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात, तुल्य धारिता की धारिता ज्ञात कर लेते हैं। तो ये है व्हीटस्टोन सेतु के लिए संधारित्रों का उपयोग।
देखो अब है संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा। तो जैसे ये संधारित्र है, संधारित्र को जब हम आवेश देते हैं तो आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। इसके अंदर वाली सतह पर माइनस आवेश और बाहर वाली सतह पर प्लस आवेश। बाहर वाली सतह का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो संपूर्ण प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाता है। यदि इसे और आवेश देंगे तो इसके प्रतिकर्षण, क्योंकि ये भी प्लस क्यू है वो भी और प्लस क्यू आवेश देंगे, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यही संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। जब किसी संधारित्र को आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। जब और आवेश देते हैं तो उसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। अब एक संधारित्र है जिसका आवेश Q है, Q आवेश है, Q आवेश देने से माना विभवांतर V हो जाता है। dq सूक्ष्म आवेश और देने में किया गया कार्य dw बराबर v dq। क्यों? क्योंकि आपने सिद्धांत सूत्र पढ़ा था v बराबर w अपॉन q0, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, तो w बराबर v इंटू q0 हो जाएगा। तो dw बराबर v इंटू q0 की जगह dq हो जाएगा। तो ये सूत्र आप पढ़ चुके हो। तो dw बराबर v इंटू dq हो जाएगा। q बराबर cv से v बराबर q अपॉन c रख देंगे, v की जगह हम q अपॉन c रख देंगे। तो dw बराबर हो जाएगा q अपॉन c dq। ये है सूक्ष्म आवेश dq देने में और देने में किया गया कार्य। q आवेश तो था स्मॉल q। अब 0 से कैपिटल Q आवेश देने में कुल किया गया कार्य। कुल किया गया कार्य के लिए इंटीग्रेशन निकलेंगे तो 0 टू q, q अपॉन c इंटू डी क्यू, 1 अपॉन c कॉमन लेंगे, q dq आ जाएगा। q का होता है q स्क्वायर बटे 2, 0 टू q, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर बटे 2c। ये जो किया गया कार्य है यही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः संधारित्र की ऊर्जा यही ऊर्जा कहलाएगी 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। इस सूत्र में हम q बराबर c भी रख देंगे, ये q और c के पदों में, इसमें q बराबर c भी रख देंगे तो c स्क्वायर v स्क्वायर बटे c, एक c से एक c कट जाएगा तो 1/2 cv स्क्वायर हो जाएगा। ये है c और v के पदों में। अब हम इसमें इस सूत्र में यदि हम c का मान q अपॉन v रखें तो देखो c की जगह q अपॉन v इंटू v, तो 1/2 qv। ये ऊर्जा है q और v के पदों में, ये ऊर्जा है c और v के पदों में, ये ऊर्जा है q और c के पदों में। तो जनरली हम इन सबके पदों में हम ऐसे ले सकते हैं। ये तो गणितीय विवेचना थी। अब ग्राफीय रूप में हम कह सकते हैं कि जब हम आवेश देते हैं तो विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसे q आवेश दोगे तो विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तो 0 से कैपिटल Q आवेश देने पर उसका विभव v हो जाता है। तो ऊर्जा जो होती है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होती है। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणा आधार। तो 1/2 ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा q, तो 1/2 qv। तो 1/2 ये सॉरी ये 1/2 ये qv आएगा, q स्क्वायर बटे c तो हम लिख चुके हैं, 1/2 qv आ जाएगा। तो ये होगा 1/2 qv। फिर हम इसको इन तीनों के टर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो यह है संधारित्र की ऊर्जा, आप समझ गए होंगे। फिर देखो ये q और v के पदों में था, ये दो किसी q c के पदों में लग गया था, तो ये हो जाएगा 1/2 q स्क्वायर अपॉन c, 1/2 cv स्क्वायर, 1/2 qv। तो ये है संधारित्र की ऊर्जा। ये है गणित के रूप में, ये है ग्राफ के रूप में। शेष कल पढ़ाएंगे आप।